तीन लगन होते हैं। जन्म लगन, जिसको असेंडेंट बोलते हैं। दूसरा होता है चंद्र लगन, जिसको जन्म राशि बोला जाता है। और तीसरा होता है सूर्य लगन। हमारे निरायन या भारतीय पद्धति में सूर्य लगन की उतना प्रकटता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत है। क्योंकि अ, जैसे मैं कल की क्लास में भी सूर्य के बारे में बहुत कुछ बता रहा था कि सूर्य के साथ किन किन ग्रहों की रिलेशंस में कैसा कंडीशंस पैदा होगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब हम पूरा कुंडली विश्लेषण करना जान माने सीखेंगे, हमको ये नहीं, तीन ही लग्नों को भी समझना पड़ेगा। तो जन्म लगन के बारे में हमने 3-4 क्लास में या 5-6 क्लास में बहुत कुछ बताया। आज हम आप लोगों को ना एडवांस लेवल की वो स्वाद चखाना चाहता हूं, जहां से या तो एस्ट्रोलॉजी पे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, या तो फिर आप बोलोगे बेकार है, इतना कौन माथा लगाएगा। दो ही चीज होंगी। लगन से पहले मैं थोड़ा सा, चंद्र लगन पढ़ाने से पहले आ, मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जैसे स्टूडेंट टीचर को देखते हैं कि ये टीचर मेरे लायक है या नहीं, वैसे टीचर भी कभी कभी स्टूडेंट का एग्जाम लेते हैं। आज मुझे थोड़ा सा आप लोगों से एक एग्जाम लेना। हमारे पास 12 भाव है और 9 ग्रह है। आप में से एक एक व्यक्ति बताए, जिनको जो जितना आता है, कौन सी ग्रह किस किस भाव का प्रमुख कारकत्व रखता है। अनुज, स्टार्ट करो। सर सूर्य प्रथम हाउस का है सर। और गुरु सेकंड का है। मंगल थर्ड का है। सूर्य खाली प्रथम का नहीं, सूर्य प्रथम हाउस का है। हाँ सर, शत्रु, प्रथम का है सर, प्रथम हाउस का है। नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। मैं आप जितना अच्छा। बताए उसके लिए बहुत थैंक्स, बट इसके अलावा और भी कुछ भावों का वो कारकत्व रखता है, वो भी सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सूर्य प्रथम भाव का, छठा भाव का, जिसको शत्रु भाव बोलते हैं हम। धर्म एक भाव, सेकंड। सर जिसको सूर्य नाइन्थ हाउस प्रथम का और बोलते हैं। छठे का। तनु भाव, मतलब प्रथम का, पहला का। सूर्य जी प्रथम सर। भाव का। शत्रु भाव, शत्रु भाव मतलब होता है छठा। धर्म भाव, धर्म भाव का मतलब होता है नवा। और कर्म भाव, कर्म भाव होता है 10वां। तो सूर्य खाली ये मत बोलिए कि प्रथम भाव का है। सूर्य 4 भावों का कारकत्व रखता है अपने आप में। ठीक है सर। फर्स्ट, 6, 9 एंड 10। ठीक है। ये मैं आपको नंबर बता रहा हूं, ये केपी के लिए उपयुक्त नंबर नहीं है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो नंबर्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। ये जो नंबर है, 1, 6, 9, 10, ये हाउस है। हाउस नंबर है, और ये वैदिक के लिए है। इस तरह से मुझे बताइए, चंद्रमा कौन सी भाव की कारकत्व रखते हैं। सर हमें तो सर फोर्थ ही पता है सर। बाकी आप बताइए सर। हाँ,
बिल्कुल, चंद्रमा फोर्थ भाव का ही कारकत्व रखते हैं। इससे ज्यादा उनके पास और दूसरा भाव का कोई कारकत्व नहीं है। लक्ष्मी मैम कुछ बता रही थी आप, बताइए। सर मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी प्लेनेट जो स्वराशि का है, उस भाव को हम काउंट करेंगे। जैसे सूर्य पंचम का है। मैम, सूर्य संतान का कारक है, ठीक है। नहीं सर, वो काल पुरुष की कुंडली में उसे फिफ्थ हाउस मैंने बोला, मतलब दिया गया है, तो उसको काउंट करेंगे हम, ये नहीं नहीं पूछ रही नहीं, हूँ मैं। मैंने क्या बोला आपको अभी, सूर्य किस किस संतान भाव का। का हाँ, संतान। 1 1 6 9 10। सूर्य 1 6 9 10 भाव का कारक है। सूर्य जी। संतान भाव का कारक है। तो संतान जी। भाव मतलब फिफ्थ, आप उसको ऐड ऑन करिए। बट हाँ, वो वही मैं पूछ रही हूँ। एडिशनल है, एडिशनल है, मुख्य भाव नहीं ठीक है। है सर। वो सपोर्टिव भाव। ठीक है। ठीक जैसे गुरु संतान का कारक है, वो फिफ्थ हाउस का कारक है। बनेगा। जी। जी। लेकिन जी। वो एडिशनल है मैम, ये ऐच्छिक, एडिशनल, समझ ऑप्शनल गए है। सर। जी। जी। ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा चलिए, बुध, बुध, अनुज बताओ। सर एक तो 10th हाउस का है सर। फोर्थ हाउस का भी कारक है। अच्छा। फोर्थ हाउस एंड टेंथ हाउस दोनों भाव का कारक है ये। ठीक। बृहस्पति। तो बृहस्पति गुरु तो 2 5 9 11 9 10। समझ लो, फिर से बताओ। सर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस हाँ, और टेंथ सेकेंड हाउस। हाउस, सेकेंड हाउस मतलब होता है धन भाव। धन भाव, हाँ सर। ठीक है, भाव बोलो ना, धन हाँ, भाव। धन भाव सेकेंड और हाउस, फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस मतलब संतान भाव। संतान, संतान का, और सर नाइन्थ हाउस धर्म का। नवम भाव मतलब धर्म भाव या दैविक भाव। हाँ। और 10th हाउस जो कर्म का है सर। और कर्म भाव। यस, बृहस्पति इन चार भावों के ये है, कर्म भाव, धन भाव, और आपके पंचम और नवम भाव। इतना आपने कहा। जी सर। मेरे तरफ से एक एडिशनल लिख लो, एकादश भाव का कारक। ठीक। लिख लो, उसमें भूल जाओगे फिर। लिख रहे सर, लिख रहे। बृहस्पति एकादश भाव का भी कारक है। जैसे हम कभी कभी, माने, आप लोग अचरज होते हो ना कि मैं कहां से खोल के इस तरह से प्रेडिक्शन कर दिया कि आपको समझ में नहीं आता है। उसके मुख्य जी सर। कारण यही है कि कौन सी ग्रह किस किस भाव का कारकत्व रखते हैं, वो आपको ना कंठस्थ होनी चाहिए। क्योंकि आज लगन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। लास्ट जी सर। कई सारे क्लास में, अभी और भी दो चार क्लास में कोशिश करूंगा कि लगन को और इन, माने, बहुत ज्यादा अच्छा से समझा पाऊं। देखो, लगन, लगन का मतलब सिर्फ लगन नहीं होता। लगन का मतलब लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं तो फिर हमारे गुरुओं ने, पराशर जी ने, ये लगन ऐसा क्यों बनाए थे? वो चंद्र लगन क्यों बोला था, सूर्य लगन क्यों बोला था? कुछ तो मैटर है ना बाबा इसके अंदर। जी सर। अब आज हम एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ रहे हैं, तो हमको भी तो समझना पड़ेगा ना कि इसके पीछे की, माने, कारण क्या है। व्हाट इज द रूल, हाउ टू डिकोड इट। तो रूल तो हमको समझना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मंगल कौन सा भाव का कारक है? तो सर थर्ड हाउस का है सर। भातृभाव। यस। हाँ सर। और और सर एक सर 10th हाउस का भी आएगा।
अच्छा, बस 6th हाउस का भी है। 10th हाउस ही आएगा। ठीक। 3rd एंड 10th मतलब भातृभाव और कर्म भाव। कर्म। जी, ये दो भाव का ही वो कारकत्व रखता है, इससे अधिक उसका उसके पास कोई कारकत्व नहीं है। शुक्र का बताओ। शुक्र सर एक तो 7th का तो है ही सर। ओनली 7, इससे ज्यादा उसके पास कोई कारकत्व नहीं है। ओनली 7, इसलिए बार बार नोटिफाइड कर दे रहा हूं, ठीक। डिनोट कर दे रहा हूं, उसको उतना ही लिखना जितना मैं बोल रहा हूं। बाकी देखो आप, बाकी किताबों में पढ़ के आपको जो समझ में आता है वो समझ लेना, ठीक है। मेरे गुरुओं ने मुझे इतना ही बताया और मैं समझता हूं काफी है। देखो मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, सब जानता नहीं हूं, सब कुछ नहीं जानता, बट मेरे गुरुओं ने मुझे जिस तरीके से सिखाया, मैंने आप लोगों को उसी तरीके से सिखाने की कोशिश कर। शनि कौन से भाव का है? तो शनि एक तो 8th का जी, और सर 8th का है, 8, और 10 एंड 10th का। 12। 8, 10 एंड 12 अष्टम भाव का कारक है, जिसके कारण शनि को बोला जाता है दुख देने वाला ग्रह। 10th है, इसलिए बोला जाता है कर्म भाव का कारक। और शनि कौन सा है? 12 भाव का कारक, जिसके कारण शनि अकेलापन देता है। अच्छा, अकेलापन। हम्म। तो शनि के पास 3 भाव के कारकत्व है, 8, 10 एंड 12। अब आप समझ लो, ये जो ग्रह हैं, मतलब चंद्रमा से लेके शनि तक, यहां देखो मैंने 2 ग्रह जो छाया ग्रह है उनकी बात नहीं किया, जी सर। राहु केतु की बात नहीं किया, ठीक है। तो सप्तम ग्रह की बात हुई है यहाँ पे। इन ग्रहों की अवस्थान और इन ग्रह की कारकत्व तो आपकी कुंडली में कितने बलवान है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर ये बलवान अधिक से अधिक ग्रह आपकी कुंडली में बली है, मतलब आपका कुंडली श्रेष्ठ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप समझो, जैसे सूर्य से लेके आप शनि तक का जो जर्नी अभी अभी किया आपने, ये जी। सारे ग्रह अगर शुभकारी है, शुभकारी कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं? अनुज बताओ। सर शुभकारी सर एक तो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो ज्यादातर, और शनि अपने 7th हाउस में उच्च की राशि में हो ज्यादातर ग्रह। 3, 6, 11 में शनि मंगल सूर्य हो। उपचय अपोक्लिम, ठीक है। ओपन फल। माने कहाँ 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 से हो सकते हैं? वर्ग में हो जी। सकते हैं, अब वर्ग वर्ग तो में, सर है ही। नवांश में। जी। बलि कहाँ कहाँ से हम देखते हैं? बलि देखते हैं D1 चार्ट में, बलि कहाँ होता है? बलि होता है स्वक्षेत्र, या तुंगस्थ है, तुंगस्थ मतलब सूच, ठीक है, जी। या मूल त्रिकोण। ये हमको कहां से दिखता है? D1 में। D9 से कहां दिखेगा? वो उसके वर्ग, माने D9 का चार्ट में, मतलब कौन सा कंडीशंस में। मैं अष्टवर्ग षोडश वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो कम से कम आपको तो D1 D9 ये 2 चार्ट तो आपके सामने में होनी चाहिए। कुछ हद तक तो आप बली उसको समझ पाएंगे। तो D1 में आपने क्या बोला? एक तो स्वक्षेत्र, एक मूल त्रिकोण, और एक उच्च। उच्च, उच्च तुंगस्थ, तुंगस्थ बोला जाता है अच्छा। उसको।
तुंगी ग्रह या सूच ग्रह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री में, उसको सूच स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे तुला का शनि 10 डिग्री का उच्च, एकदम परम उच्च का जो जगह है वो मिलता है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ उसको वहां पे वो मिलता है। जैसे कर्क में बृहस्पति, वैसे ही मकर में बृहस्पति, मतलब कर्क का बृहस्पति तो सूच्य है और वो नीचस्थ है, तो इसलिए सूच्य के बराबर उसके ऑपोजिट भाव में भी रहने वाला ग्रह को आपको समझना पड़ेगा। यानी आप इस तरीके से बलि देख सकते हैं। इसके अलावा बलि और कहां कहां से देख सकते हैं? तात्कालीन मित्रता से। तात्कालीन मित्र प्लस नैसर्गिक मित्रता से हम अधिमित्र या अधिशत्रु देखते हैं। तो अधिमित्र जो जो भी ग्रह हैं वो सारे के सारे बलि हैं। अनुज, मैं सही बोल रहा हूं ना? अनुज कहाँ चले गए हो भाई? जी सर, जी सर। अधिमित्र ग्रह बलि होते हैं ना? बलि सर। इसके अलावा और कौन कौन सी बल हमें मिलता है? एक दिशा बल, दूसरा चेष्टा बल, और दिशा बल, चेष्टा बल, स्थान बल तो सर वही हो गया सर। स्थान बल तो वो तो हो तो गया ना। दिशा बल ही हो गया सर, जो दिशा हाँ, बल ही हो गया सर। दिशा बल तो वही है। मतलब जैसे सूर्य पूर्व दिशा में है। 6 या 7 तरह के बल होते हैं सर। हाँ, तो ये बल में अगर हमको ये ग्रह जो है बलि दिखता है तो मतलब समझ लेना ये चीजें शुभ हैं। बलि होने के बावजूद भी उसके शुभत्व में कभी कहाँ आता है? अगर 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत है वो। 6, 8, 12 भाव को जागतिक दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना गया। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए वो उनको अच्छा नहीं माना गया। 8 हाउस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए भी अच्छा है, छठा हाउस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए भी अच्छा है, और 12वां हाउस भी मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए अच्छा है। लेकिन शास्त्रों ने बोला क्या? 6, 8, 12 बुरा भाव है। अब यहां पे मैं आपको डिकोड करने की थोड़ा तरीका समझा रहा हूं। छठा भाव अगर जागतिक दुनिया के लिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर नौकरी वहां छठा भाव की भाव से क्यों जोड़ा गया? बोला जाता ना 6, 8, 12 बुरा भाव है, इतना ही तो बोला गया है शास्त्रों में। जी सर। मैं मेटेरियलिस्टिक जोड़ दिया अपने तरीके से ताकि मैं आपको समझा पाऊं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब ये एक तरह का सा व्यंग है, समझ लेना। जैसे हास्य कवि व्यंग करते हैं ना, वैसे मैंने कुछ व्यंग किया आप लोगों के साथ, प्रैंक। 6 भाव नौकरी का भाव है, 8वां भाव गड़ा हुआ धन, इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, और 12 भाव मतलब विदेश से जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा चीज, यानी ये जागतिक दुनिया के लिए अच्छे हैं। ये खराब कहाँ है? जागतिक दुनिया की बेसिक चीजों पे। बेसिक चीज। एक बात आज मैं आप लोगों से कन्फेस करना चाहूंगा। पैसे वालों वो जो हमारी फिल्मों की जो एक डायलॉग है ना, वो डायलॉग से मैं सहमत हूं। आप आज अभी इस क्लास में, बाकी क्लासेस में नहीं रहूंगा।
बाकी क्लासेस में मैं एक ही बोलूंगा, एक ही चीज, सत्यमेव जयते। लेकिन इस क्लास में चूंकि 8th हाउस में हेवी इंडस्ट्री या बहुत गड़ा हुआ धन प्राप्त करने वाला बहुत बड़ा जो धनी व्यक्ति है, कानून उसके जेब में रहता है। तो फिल्मों में डायलॉग होता है ना, अमीरों के जेब में रहने वाला कानून, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। ये जागतिक दुनिया के लिए इसकी बैलेंस का जो कंडीशन है ना, वो खत्म हो जाता है। स- अगर समझ में नहीं आते, चूंकि देखो एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात ही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसको लॉजिक भी दे दूंगा, मेरे से पूछ लेना। ये बातें होती है। 6 8 12 बुरा भाव बोला गया आप और मेरे जैसा लोगों के लिए, लेकिन 6 8 12 जो बड़े ओहदे के लोग हैं उनके लिए बुरा नहीं है। उनके लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आता है। तो आप जैसे ईश्वर भी दो मुखे हो, माने दो तरह का ये करते हैं। गरीबों के लिए अलग तरह का समाधान, है ना, अमीरों के लिए अलग तरह का समाधान। जैसे कानून करता है गरीबों के लिए अलग तरह का समाधान, अमीरों के लिए अलग तरह का समाधान। यह एस्ट्रोलॉजी भी बोल रहा है कि भाई दो तरह का समाधान है। गरीब के लिए 6 8 12 बुरा भाव है, बट जो बहुत ज्यादा अमीर है उसके लिए 6 8 12 बहुत अच्छा भाव। कंफ्यूज नहीं कर सर रहा ये हूं। जो सर ये जो साधु संत होते हैं इनके लिए भी 6 8 12 भाव बढ़िया होता है सर। ये जो ये बड़े बड़े। वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो तो हाँ त्याग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले है। गए ना भाई। मैं तो यहाँ जागतिक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए 6 8 12 अच्छा नहीं है। लेकिन वही मैं ही बता रहा हूं 2 सेकेंड के बाद कि मेटेरियलिस्टिक में जो बहुत ज्यादा अमीर है उनके लिए 6 8 12 बहुत अच्छा है। क्यों? लॉजिक समझो ना यार। 6 का मतलब है नौकरी। तो नौकरी करता कौन है? दास प्रथा वाला व्यक्ति ना, जो निम्न वर्ग के है। यानी आप और मेरे जैसा लोग नौकरी तो वही करेंगे यस सर। जो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कंसल्टेंसी फार्म खोल के रखा है, या जो लोन देने का बहुत बड़ा कंपनी खोल के रखा है। क्या वो नौकरी करेगा? नहीं करेगा। 6 तो लोन देने वाला कंपनी भी तो है। यानी उनके लिए तो ये छठा भाव बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है। बहुत अच्छा है। क्योंकि उनका छठा भाव एक्टिवेट होगा तो उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। लेकिन आपका और मेरा छठा भाव बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि हमको डेली का खर्च जुगाड़ना है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बार बार बोलता है देश, काल और पात्रता भी आपको देखने पड़ेंगे। ये व्यक्ति महीना का 1000 रुपया कमाने वाला है या महीना का 1 करोड़ कमाने वाला है। महीना का अगर 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति के पास दुख ही दुख होगा। 6 8 12 उसके लिए दुख है। लेकिन महीना का 1 करोड़ कमाने वाला, 6 उसके लिए लोन का माने एकदम सीक्रेट फार्मूला खोल के रखा है। उसका ऑफिस में लोगों की भीड़ आते रहेंगे। 8 उसके लिए हेवी इंडस्ट्री, माने एकदम नाव से जो
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं समंदर के माध्यम से, उसके लिए वो, और 12 मतलब कार्गो के माध्यम से बाहर का जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो भैया वही एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कुछ और काम करता है, बाकी XYZ के लिए कुछ और काम करता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहते हो तो आपको ये सारे चीज दिमाग में रखने होंगे, नहीं तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाए। मैं आपका गुरु हूं, इसलिए मैं आपको खोल के बता रहा हूं सारी चीजें, कि गरीबों के लिए 6 8 12 बुरा भाव है, अमीरों के लिए 6 8 12 भविष्य की एक सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सूर्य कौन से भाव का है, किस किस भाव का कारकत्व रखता है। अब सुनो, मैं आपको और खोलता हूं, इसका परत दर परत चीजें खोलता हूं। सूर्य किसी का बहुत नीचस्थ है, यानी शरीर, एक शरीर, छठा धर्म यानी नवा, और 10म भाव। सूर्य कमजोर है तो ये 4 भाव तो कमजोर होंगे ना। बट जी सर, बिल्कुल। बट जो पैसे वाले हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मतलब उस तरह का जो पैसे वाले हैं, वो क्या करेंगे, अपने पास 108 पंडित रख लेंगे और इन भावों को ठीक करने के लिए सस्तन क्रिया डेली करवाते रहेंगे। पैसा है ना उनके पास। तो भगवान भी पैसे वाले की बात सुनते हैं, बुरा मत मानना। मैं भगवान को छोटा या किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूं, बट आस्था भी आपके सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए देखना, तकलीफ हम लोग पाते हैं, पैसे वालों का तकलीफ नहीं होता। आप सोचते हो कि उनका कपाल माने उसका माथा जो है बहुत अच्छा है, कपाड़ बहुत अच्छा है, नहीं। उनका कपाड़ या कपाल या जो भी आप जो भी माथा वगैरह जो नसीब या जो भी बोलना चाहो, उनका भी हम ही लोगों का जैसा है, बट उनके पास सामर्थ्यता है। इसलिए वो पंडित रख के अपने लिए स्वस्थान करवाते हैं, रेगुलर बेसिस में उनको तनख्वाह देते हैं। तो नेचुरली क्या है, मेरा जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। हम नहीं कर पाते हैं, हमको खुद को करना पड़ता, और नॉर्मल व्यक्ति करना ही नहीं चाहता। अगर मैं आपको बोलूं कि 40 दिन आप ये प्रक्रिया करें, ये चीज करें, आप देखोगे बीच में तोड़ोगे ही तोड़ोगे इसको, क्योंकि आपके पास भी तो बहुत सारा काम है। तो जहां तोड़ा फिर वहीं से स्टार्ट होगा फिर दोबारा। यानी भैया आप खुद करना है। यू आर द सर्वेंट ऑफ योर सेल्फ। आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप जिनको पैसा देके बोलो भैया मेरे लिए ये काम कर देना, उससे संकल्प करवा लो और उससे काम करवा लो, आपके छूटेगा नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी ये भी बोलता है भैया, मैं आज एस्ट्रोलॉजी का जितना छिलका है ना वो उतार दिया आप लोगों के सामने पे। आप लोग समझते होंगे कि भारत के इतने बड़ी रईस खानदान इतना पैसा डेली कमाता है और हम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता।
यही कारण है कि आपके पास और मेरे पास पैसा नहीं आता। क्योंकि हम अगर रेगुलर बेसिस में 43 डेज अगर कोई एक निष्ठा से रेमेडीज करना चाहें, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा पैदा होगा, और वो होगा अपने घर वालों की वजह से। क्योंकि उनको तो समझ नहीं है ना, एस्ट्रोलॉजी की समझ आपको है, उनको तो कुछ नहीं है। उनको लगता है कि तुम बेकार का हो, बेकार का काम कर रहे हो। मैं उनको कैसे समझाऊं यार। इसलिए टूटे क्या, रेमेडीज कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। इसलिए मैं रेमेडीज पे फेथ ही नहीं करता, भरोसा नहीं करता। रेमेडीज दे भी दूं, कोई नहीं करने वाला। बुरा मत मानना, बट ये सत्य है। ये सत्य है। कहा जाता है कि बलवान ग्रह बड़े दुखों को थोड़े दुखों में बदल देते हैं, बड़े दुखों को थोड़े दुखों में बदल देते हैं, और बलहीन होने की वजह से वो अत्यधिक दुख देते हैं। लेकिन बलहीन को आप ठीक भी तो कर सकते हो। उसके लिए तो इतने सारे तरकीब है, क्या नहीं है बोलो। यज्ञ है, जाप है। अरे स्टोन ही पहनना है कोई जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन यज्ञ करवा सकते हो, जाप करवा सकते हो, या कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं डेली सुबह 5:30 बजे उठ के भैया ये इतना जॉब कर लेना, और उसके बाद उसका 1/4 यज्ञ में आहुति दे देना, कितने लोग कर पाएंगे। नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, उनको लाखों रुपया तनख्वाह दे देंगे, भैया ये 5 बजे मेरे लिए होना चाहिए। और वो लाखों रुपया के लिए जितने पंडित हैं सब लंगोट पहन के दौड़ेंगे। इसलिए बड़े व्यक्ति हमेशा धनी होते हैं, और गरीब गरीब ही रहता है, वो चाहे कितनों कुछ कर ले। मेरी इस बात को नोट करके रखना। आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन होता है ना कि भगवान क्यों असमंजस करते हैं, बैलेंस क्यों नहीं करते। भगवान आपको भी उसी निगाह से देखते हैं जो हमारे यहां रईस फैमिली को देखते हैं। लेकिन क्या करें, आप उनके अनुसार काम नहीं कर पाते हो। रईस फैमिली उनके अनुसार काम कर लेती, क्योंकि वो रास्ता भी दिखाए हुए है। तो रास्ते में जो चलेगा, रिजल्ट तो उसी को मिलेगा ना भैया। जो पढ़ के एग्जाम देगा, रिजल्ट तो उसी को मिलेगा। मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अल्टीमेट एक सादा खाता अगर जमा दे दूं, तो मेरे को तो 0/0 ही मिलेगा ना। चीज को समझना। चल, नेक्स्ट क्लास में इससे भी अधिक मैंने, और इससे भी एक्यूट और सूक्ष्म तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सारे लग्न को खंगाल के रखेंगे, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में लगे कि हाँ, इन ये सर जो ये 10-20 क्लासेस जो लिए हैं, उनको भी मुझे सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। अनुज, क्या बोल रहे थे आप? आप कुछ बोलने वाले थे, बताओ।
सर अगर कारक भाव अच्छे नहीं हो, मतलब कारक अच्छा नहीं हो, तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब सर कारक कारक। भी ठीक हो सकते हैं। हाँ। मैंने अभी अभी इतने सारे देर तक मैंने ये प्लैनेट और भाव की कहानी क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को। हम्म, अगर कोई प्लैनेट खराब है तो सर उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, और उस भाव के कारकत्व को भी ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास मैन पावर होना चाहिए, या आपके पास भक्ति का वो पावर होना चाहिए। सर जी, आप जो राहु की जो क्रिया कर रहे हो ना, वो आप अकेला कर रहे हैं। अगर 40 आदमी किए होते तो एक ही सप्ताह में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। वहां पे क्या दो ही काम करवाने हैं। एक तो संकल्प सूत्र पहनाने होते हैं, संकल्प सूत्र धागा जिसको बोलते हैं, कि भाई तुम मेरे लिए काम करो। उसको मंत्र दीक्षा देना होता है, वो पंडित जी दे देते हैं। अगर पंडित जी नहीं दे सकते हैं तो मैं दे दूंगा।